बिस्मिल्लाह। जी मैं दूसरे बच्चों को और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यूपीएससी में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उसके बिना ये चीज़ें हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा जो नताइज होते हैं उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वक्त लेती हैं और वो अपने वक्त पे जो फल है वो रूनुमा होता है, वो आपको हासिल होता है। और जो बच्चे हैं जो अपने स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, उनसे ये मेरी नसीहत होगी कि अर्ली स्टार्ट वो अगर करना चाहते तो ये बेहतरीन उनका फैसला होगा, जिसकी वजह से आगे जाकर यूपीएससी में अपीयर करना और यूपीएससी में कामयाबी, यूपीएससी के एग्ज़ाम की नौइयत, नेचर जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो समझ सकते हैं और उसमें कामयाबी में उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। शुक्रिया। तो उससे पहले पिछले 2 इंटरव्यूज में आपकी नाकामी की वजूहत क्या है? जी यूपीएससी के इंटरव्यू जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर मुश्तमिल होती है, ये कंबाइंड मार्क्स आपका। तो मेंस में कुछ मार्क्स हमारे कम हो रहे थे, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट क्यूमुलेटिव मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स से शॉर्ट हो रहा था। तो इस दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में इंक्रीमेंट ही हुआ है, तो उसकी बिना पर कट ऑफ क्लियर करके लिस्ट में नाम आया है। मेरे 3 सवाल, एक सवाल तो आपसे है और दूसरा सवाल आपके वालिद साहब से है और तीसरा सवाल लतीफ साहब से। पहला सवाल आपसे ये है कि जो 3 स्टेजेस है उसमें आपको दिलचस्प सवाल कौन सा रहा? जब आप सवाल किया गया आपसे तो दिलचस्प सवाल कौन सा रहा? इंटरव्यू। जी सबसे दिलचस्प बात ये पूछे कि यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं आप, वो क्या चीज़ है आपको जो यूपीएससी की तरफ माइल थी। तो उसका जवाब मेरा ये था कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, जो और मुझे ख्वाहिश भी थी कि हायर स्टडीज़ के लिए एमटेक या पीएचडी करना और उस चीज़ पर रिसर्च करना, वो भी एक दिली ख्वाहिश थी। लेकिन जब कैरियर चॉइस को चुनने की बात आई तो दो रास्ते थे मेरे पास कि एक तो है कि मैं अपनी फील्ड तक अपने आप को महदूद कर लूँ, जो कि एरोस्पेस का है, और दूसरी मेरे पास ये थी कि मैं समाज को, माशरे को वापस दूं और समाज के साथ जुड़कर वहाँ पे कुछ अपना ताउन करूं। तो मुझे ये बेहतर लगा और इसलिए मैंने यूपीएससी को चुना। आपके वालिद साहब से चंद अल्फाज में इतना कहना चाहूँगा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो तमाम तरह से एमएस पॉसिबल आपको मुहैया कराती है। तो अब खुद की मेहनत के अलावा बाकी जो चीज़ें जो ज़रूरियात की होती हैं वो एमएस की तरफ से आपको मिल जाएंगी। बाकी जो रिजल्ट में जो फैक्टर फंक्शन होता वो आपकी खुद की जो मेहनत होती है बस वही आप तक बचती है। बाकी तमाम चीज़ों की एमएस पूरी कोशिश करती है कि वो मुहैया करा सके। आने वाले स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? किस तरीके से वो लोग प्रिपेयर होना चाहिए, किस स्टेज के हिसाब से वो लोग प्रिपेयर होना चाहिए? उनके लिए एक ये मैसेज है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में पहले नतीजे पे आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत में जो रास्ता है वो नॉन फेवरेबल भी हो सकता है और बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको एक वक्त देना होगा यूपीएससी प्रिपरेशन में भी और उसके बाद इम्तिहान में भी, तब जाके आप एक वक्त गुजारते हैं। उसके बाद आपको जो नतीजे हैं जिसके आप तवक्को करते हैं वो मिलती है। चीज़ पे ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 इंटरव्यू के बाद आया था यहाँ पे, तो बहुत सारी ज़रूरत ऐसी थी जो मुझको नहीं थी। लेकिन इन केस अगर नए जो बच्चे हैं अगर वो जो भी डिमांड्स करते हैं तो उस पर और किसी भी इंस्टीट्यूशन को उस चीज़ पे गौर व फिक्र करने की सीरियसली ज़रूरत होती है। तो यही एक मशवरा होगा मेरा। हुआ करता है तो भाई नॉर्मल बात तो यही है कि जब भी कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो मेरा टेंशन ज्यादा होता है कि पता नहीं अब क्या आएगा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग बैठे रहते हैं कि अब के हमको ये मार्क्स आएंगे, अब के हमको इतने सीट आएंगे, अब के हमको ये रैंक आएगा, अब के हमको कोई ना कोई जो है ना बड़ा अचीवमेंट हासिल होने वाला है। जब हमारा ये सिचुएशन रहता है और रिजल्ट आने वाला रहता है और हर लम्हा वो जैसे जैसे करीब आते जाता है, जैसे कोई कहते कि 11 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो 11 बजे से कान खड़े हो जाते हैं, निगाहें जो है ना पूरे सिस्टम पे और हमारे पूरी टीम के ऊपर लगी रहती है कि अब कहाँ से कौन सी न्यूज़ आएंगी,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस साल के खास तौर पे, वैसे पिछले सालों में भी हर वक्त बहुत अच्छे रैंक्स आए, इस साल के हर रिजल्ट जब भी आए उसमें अल्लाह ने तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाबी अता फरमाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से ये नंबर्स हर साल बढ़ते रहेंगे। बैच है जो हमारे पास, जो IAS एकेडमी में जो तैयारी है, तो उसका इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते इसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो नए बैच के सिलेक्शंस के लिए। तो मैं आप लोगों के मीडिया के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी जो है बच्चे MS IAS एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान भर से हम लोगों का सिलेक्शन है, तो वो टैलेंट की बुनियाद पे होता है। एक रिटन टेस्ट होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है, जैसे लोगों के बैच में भी किया गया था। रिटन टेस्ट हुआ था बुरहान जमा के बाद और उनका इंटरव्यू भी किया गया था। तो हम लोग इसी तरीके से प्रोसेस करके 40 स्टूडेंट्स को चुनते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर से एक बैच अनाउंस कर रहे हैं। अब इसके नोटिफिकेशन हम लोग जो है इसी हफ्ते में जारी करने वाले हैं, तो तमाम लोग इसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह इसका एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी अनाउंस की जाएगी और वो बैच हमारे पास शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने लोग हैं इस माइंडसेट के साथ, जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ जो अभी हम आपके सामने प्रेजेंट करें हैं, तो वो उसका हमारा नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। वेबसाइट पे हमारी उसके पूरे डिटेल्स आएंगे, वेबसाइट को हमारी देखते रहें। इंशाल्लाह वो अपने फॉर्म्स भी ऑनलाइन फॉर्म्स है, उसको कोई हमारे पास आके कोई फॉर्म्स दाखिल करना नहीं है, फॉर्म्स भी ऑनलाइन है, वो कहीं से भी हिंदुस्तान से बैठ के इसको भर सकते हैं। और उनके सेंटर्स जो है हिंदुस्तान भर में हम लोग जो है 80+ सेंटर्स बनाते हैं। 80+ सेंटर्स मुख्तलिफ स्टेट्स में होते हैं, तो मुख्तलिफ वहीं से बैठ के लिखना होता है। और इसके इंटरव्यू के 2 सेंटर्स होते हैं, एक हैदराबाद और एक दिल्ली। नॉर्थ के लिए हम लोग दिल्ली चुनते हैं, साउथ के तरफ के लोगों के लिए हम लोग हैदराबाद चुनते हैं। तो उनके जो दूर से आने वालों के लिए कुछ उनके ट्रैवलिंग चार्जेस भी हम लोग देते हैं, जो अराउंड 300 अबव किलोमीटर से जो ट्रैवल करते हैं, करीब करीब से आने वालों के लिए नहीं, दूर से आने वाले। ये इसके कुछ तफसीलात थे, मैं समझता हूँ आज के इस मीडिया के जरिए उन तक भी चले जाएंगे।